गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल के वीडियो में आप लोगों ने जिस प्रकार से इस क्लास को एंजॉय किया उसके लिए हमारे सभी स्टूडेंट्स को एक बार धन्यवाद। और जैसा कि मैं अभी आपके बीपीएससी विंग में मैं अनअकैडमी चैनल पर हूं और जो मैं अभी बीपीएससी के सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन को फ़िलहाल मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। इसके पहले मैं दो शब्द अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं 2005 से लेकर 2011 तक दिल्ली मुखर्जी नगर में यूपीएससी एस्पिरेंट रहा। उसके बाद डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में दिल्ली में पढ़ाया और फिर पुनः मैं गया में आकर अपने इंस्टीट्यूशन को स्थापित किया। फ़िलहाल मैं ज्ञान जीएस और ज्ञान आईएएस दोनों का निदेशक हूँ। और इसी के साथ हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की कक्षा जो कल शुरू किए थे उसका आज अगली कड़ी में हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे, उसी से जोड़ते हुए। सबसे पहले कल के क्लास में बहुत सारे हमारे स्टूडेंट थे जिन्होंने कमेंट भी लिखा था और हम रोज़ 4 बजे आपके पास लाइव रहूँगा। आप लाइव स्ट्रीम में जुड़िए, क्लास करिए, अपने क्वेरी को पूछिए, कमेंट में डालिए और जो भी जिस तरह का भी आपको अगर समस्या रहेगी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर तो मैं आपको इंश्योर करवाऊँगा कि किस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन को एकदम इजी वे में पढ़ा जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन से किस प्रकार से जो एरर होते हैं, जो गलतियां होती हैं, उसको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता है, ये मैं आपको इंश्योर कराऊंगा। इसके साथ संविधान में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसके ऊपर मेरी निगाह रहेगी और उसको टॉपिक के साथ जोड़ते हुए मैं बताते चलूँगा। इस क्लास में जो कि अगली क्लास की कड़ी है उसके बाद और एक क्लास में और आपको इसमें दूंगा कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एक सिलेबस क्या है और उसमें संविधान की भूमिका पीटी और मेंस के लेवल पर क्या है। तो इसकी एक अलग से चर्चा एक क्लास में होगी कि किस प्रकार आप संविधान पढ़ेंगे और किस प्रकार उसका यूज़ प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा में करेंगे। इवन कि आप आईएएस के ऐसे पेपर में भी जाते हैं तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन और आपको सोसाइटी सोशोलॉजी का कुछ पार्ट अगर अच्छे तरह से आपको नॉलेज में हो तो आप बेहतर ढंग से ऐसे पेपर भी लिख सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट, मीनिंगफुल सब्जेक्ट है और जिस तरह का सब्जेक्ट का नेचर है अगर इस पर आप ध्यान दें तो आपको गली चौराहे पर भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हुए लोग मिल जाते हैं। और कभी कभी तो आश्चर्य होता है कि उनकी पॉलिटिकल अवेयरनेस इतनी अच्छी होती है कि कुछ चीज़ें आपको राह चलते भी मिल जाती हैं क्योंकि वो लगातार न्यूज़पेपर और न्यूज़ से जुड़े रहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है थ्योरेटिकल जो क्लास में डिस्कस किया जाता है आप जिस समय क्लास करते हैं, लेकिन संविधान की एक विशेषता है कि उसमें हमेशा नई चीज़ों को समझने की जगह होती है, नए सिचुएशन पैदा होते हैं, नए तरीके ईजाद होते हैं। किस प्रकार से एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर आजकल कई रिपोर्टें सुप्रीम कोर्ट में, लॉ कमीशन में कि दल बदल जो कानून है उसको किस प्रकार से तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है, किस प्रकार से सरकारें चेंज हो जा रही हैं, किस प्रकार से विधायकों का इधर से उधर जाना चल रहा है। एक नए तरीके को लोगों ने ईजाद किया है जिस पर हमारे लॉ कमीशन, हमारे सुप्रीम कोर्ट और बहुत सारे संविधानवेत्ता उस पर नज़र रखे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी देश के राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संस्थाओं, उसके विधायी संस्थाओं, उसके कार्यपालिका, उसके इंस्टीट्यूशन की सफलता उस देश के नागरिकों को के जागरूकता के प्रति काफ़ी कुछ निर्भर करती है। दुर्भाग्य से एक मैं शब्द बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट बहुत बढ़ गई है, साक्षरता बहुत बढ़ गई है, लेकिन एक चीज़ में हम आज भी पीछे हैं जिस पर शायद किसी तरह से कोई इंडेक्स भी नहीं है, किसी पर चर्चा भी नहीं की जाती है। क्या हम साक्षर जरूर हैं लेकिन आज भी हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी, संवैधानिक साक्षरता की दर काफ़ी कम है। लोग अपने राइट्स को काफ़ी कम यूज़ करते हैं, वो अपने राइट्स को काफ़ी कम एक्सरसाइज करते हैं। वो इसलिए अभी सबसे बड़ी समस्या है कि अगर संविधान को और बेहतर से हमारे देश में सफलता मिले, इसके इंस्टीट्यूशन को, पॉलिटिकल संस्थाओं को, जितने भी विंग्स हैं हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को, तो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी के प्रति नागरिकों को अवेयर होना पड़ेगा। फिलहाल हम अपने वीडियो को कल के क्लास से शुरू करते हैं और आज का क्लास हमारा इस पर रहेगा, फोकस रहेगा। लेकिन इतने बड़े इशू को लेकर, इतना बड़ा
इंस्टीट्यूशन है, तो इसका विकास की प्रक्रिया क्या रही। हमने आपको कल बताया था कि एक संविधान का सबसे सेंटर, एक कह दीजिए कि उसकी एक केंद्र बिंदु होती है। वह केंद्र बिंदु यह है कि किस तरह से संविधान को एक बांट के दिखा सकता है। ये जो मैंने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, क्या एक बैग जन्म ले लिए? क्या इनका विकास धीरे धीरे हुआ? क्या ये ग्रेजुअली धीरे धीरे विकसित हुए? ये आपको क्या नजर आता है? अगर सिंपल वे में जनरल स्टडी के पेपर में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि कितनी प्रकृति होती है, संवैधानिक संस्थाओं को कितने भागों में मुख्य रूप से बांटा जाता है, तो आप कह सकते हैं 3 भागों। लेकिन ये 3 भाग का एक हिस्ट्री है। संविधान जो निर्माण हुआ उसका एक अपना बैकग्राउंड है। इसको हम लोग धीरे धीरे समझेंगे कि जनरली क्या होता है कि फैक्ट के पीछे हम आगे बढ़ते हैं, फैक्ट के पीछे पागल हो जाते हैं, फैक्ट को लिखने लगते हैं, फैक्ट पर ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन फैक्ट तो रोज पैदा हो सकते हैं, कंसेप्ट एक बार बिल्ड होगा। और फैक्ट अनवरत प्रक्रिया है। जितना आप सेट बनाएं, जितना आप क्वेश्चन बैंक पढ़ें, प्रीवियस ईयर्स पढ़ें, जितनी निगाहें आगे रखें, फैक्ट उतना ही मजबूत होगा। लेकिन फैक्ट मजबूत होकर फैक्ट स्थायी रहे, इसके लिए एक अवधारणा होती है कि उस संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का जो कंसेप्चुअल जो पॉइंट्स है, जो की पॉइंट्स है, की फीचर है, ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार, हाँ, मैंने कहा कि क्या आज का जो टॉपिक है, मैं इस टॉपिक पर फोकस कर दूं। आज का जो टॉपिक है, मैं इस टॉपिक पर फोकस कर दूं। ओके, कि ये टॉपिक जो हमने कल बताया था कि संविधान के 3 संस्थाएं हैं, कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका। तो ये जो 3 संस्थाएं, इसका क्या इतिहास रहा, कैसे आ गए, बहुत एक कंसेप्चुअल आप चलेंगे, थोड़ा पेशेंस रख के, बहुत हम लोग आगे रहेंगे। एक्चुअली 3 से 4 जो क्लास है, उस क्लास में आपको फैक्ट कम मिलेंगे, उस क्लास में आपको कंसेप्ट मिलेंगे ज़्यादा, एक हिस्ट्री मिलेगी, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बनेगा, एक किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन अस्तित्व में आया, उसके विचार किस प्रकार से पैदा हुए, आइडियोलॉजी किस प्रकार से पैदा हुए, उसके फिलॉसफी किस प्रकार डेवलप हुई कि एक बुक का निर्माण किया गया, एक संविधान का निर्माण किया गया। ये जो आपका पालिका, विधायिका, न्यायपालिका जो शब्द है, तो सबसे पहली बार एक हमारे जो प्रबोधन काल के चिंतक थे, जो प्रबोधन मतलब इनलाइटेनमेंट, आप जानते हैं कि रेनेसा, जिसे पुनर्जागरण भी कहते हैं, रेनेसा है ना, उसी समय आपको वैज्ञानिक क्रांतियां हुई, प्रबोधन, जिसे हम इनलाइटेनमेंट भी कहते हैं, प्रबोधन। तो प्रबोधन काल के चिंतक थे रूसो, मॉन्टेस्क्यू, दिदरो, बहुत सारे दूसरे जिनको फिलोसफर कहा जाता था। और उनकी छाया फ्रांस के क्रांति के दौरान काफ़ी देखी। फ्रांस की क्रांति में इन दार्शनिकों का बहुत बड़ा योगदान था। तो मॉन्टेस्क्यू ने एक सिद्धांत दिया था अपने, उनकी एक पुस्तक थी सेपरेशन ऑफ पावर, सॉरी, उनकी एक पुस्तक थी स्पिरिट ऑफ लॉ। उस स्पिरिट ऑफ लॉ में उन्होंने एक अपने सिद्धांत दिया था कि किसी भी एक व्यक्ति में पावर का सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। समझिए पहले, किसी भी एक व्यक्ति, हम किसके तरफ इशारा कर रहे हैं, राजतंत्र की तरफ। राजा, किसी एक व्यक्ति में अगर पावर का सेंट्रलाइजेशन होता है, शासन मतलब शक्ति का केंद्रीकरण, पावर का सेंट्रलाइजेशन किसी एक व्यक्ति में होता है, तो व्यक्ति निरंकुश हो सकता है, वो व्यक्ति ऑटोक्रेट हो सकता है, तानाशाह हो सकता है, मन मर्जी से चल सकता है। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी कि मॉन्टेस्क्यू ने एक अपना पुस्तक लिखा स्पिरिट ऑफ लॉ, जिसमें उन्होंने एक सिद्धांत दिया सेपरेशन ऑफ पावर, और उन्होंने कहा कि शासन की शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में न होनी चाहिए, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन वन हैंड, ये सही बात नहीं है, बल्कि सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का बंटवारा होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, उन पर संतुलन का सिद्धांत होना चाहिए। और मॉन्टेस्क्यू ने एक बहुत अच्छा सिद्धांत दिया था सेपरेशन ऑफ पावर, और इसीलिए जितनी व्यवस्थाएं थी उन्होंने उनको 3 भागों में बांटा, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। इसके क्लास को हम पिछले क्लास में हम कर चुके हैं।
इसी की पृष्ठभूमि मैंने बताया था कि ये कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इस संविधान शब्द जो आधुनिक शब्द है ये कैसे आया, इसके ऊपर हम एक विहंगम दृष्टि डालते हैं। ये जो क्लास हमारा है कि वो संविधान बनने से पहले उनके पीछे की जो परिस्थितियां आ रही थी और आते ही एक ऐसा समय आया कि उस समय विद्रोह चालू हो गए, रेवोल्यूशन चालू हो गया, क्रांतियां चालू हो गई, पुनर्जागरण आ गया, प्रबोधन आ गया, वैज्ञानिक क्रांति आ गई और राजतंत्र अवसान होने लगा, किंगडम चला गया, मोनार्की जाने लगी और इस प्रकार से डेमोक्रेसी यहाँ पर आ गई। और डेमोक्रेसी शुरू में कुछ देशों पर आई, फिर डेमोक्रेसी और आगे बढ़ते गई, अब मोनार्की समाप्त होते गया और आज वर्ल्ड के सभी देशों में लगभग 99% देशों में आज हमारे के यहाँ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस है और हमारे के यहाँ शासन की लोकतांत्रिक व्यवस्था है। उसी पर आज हम दृष्टिपात करेंगे। काफ़ी अवधारणात्मक और काफ़ी ऐतिहासिक क्लास इसकी अवधारणा है। तो हम शुरू करते हैं कि कौन सी परिस्थितियों में संविधान। देखिए, शासन एक वर्ड है, हम उसमें देखेंगे कि किस प्रकार संविधान के निर्माण के पहले हमारे यहाँ प्राचीन काल में क्या विशेषता थी, मध्यकाल में क्या विशेषता थी। फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि रेनेसा पुनर्जागरण में क्या हुआ, किस परिवर्तन को लेकर पुनर्जागरण आया, किस परिवर्तन को लेकर वैज्ञानिक पुनर्जागरण का क्या प्रभाव पड़ा। रेनेसा पुनर्जागरण को रेनेसा बोलते हैं, पुनर्जागरण को रेनेसा बोलते हैं। रेनेसा का क्या, जैसे हमारे यहाँ भी राजा राम मोहन राय है ना, आधुनिक भारत के निर्माता थे, रेनेसा के वही अगुआ थे। तो रेनेसा अर्थात पुनर्जागरण है ना, वैज्ञानिक क्रांति और प्रबोधन अर्थात इनलाइटनमेंट। पुनर्जागरण का प्रभाव वैज्ञानिक क्रांति पर पड़ा, इसका प्रभाव प्रबोधन पर पड़ा है ना। इनलाइटनमेंट, बहुत सारे इसमें प्रबुद्ध चिंतक है ना, इनलाइटनमेंट के काल में बहुत सारे फिलोसफर हुए, मोंटेस्क्यू, रूसो, दिदरो, बहुत सारे हुए, उनके क्या प्रभाव पड़ा और इनके चलते आगे की सोसाइटी में क्या प्रभाव पड़ा। तो आगे की सोसाइटी में हम देखेंगे कि बाद में चलकर ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री रिफॉर्म की प्रक्रिया ब्रिटेन में चल रही थी, वो तेज हो गई। फिर अमेरिका में क्रांति हो गया, अमेरिकन रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ 4 जुलाई 1776 के बाद है ना। फिर थॉमस जेफरसन उसके नेता थे उस स्वतंत्रता संग्राम के, जो ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका ने एक स्वतंत्रता संघर्ष छेड़ दिया। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम भी था, फ्रीडम स्ट्रगल भी था और जो ये स्ट्रगल था बाद में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। नए मोरल वैल्यू, एथिकल वैल्यू, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, डेमोक्रेटिक वैल्यू को लेकर अमेरिका ने एक संविधान निर्माण किया, एक आइडियोलॉजी बनाया, एक नई संस्था दी, फेडरलिज्म को लेके आया है ना। सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत को पहली बार सिस्टमेटिक रूप में अमेरिका में लिखा गया। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का डिस्ट्रीब्यूशन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। तो इस प्रकार अमेरिका ने पहली बार मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट को अपने देश के अंदर स्थापित किया। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन इंस्टीट्यूशन का प्रभाव रेस्ट ऑफ द यूरोप एंड द वर्ल्ड में क्या पड़ा उस पर देखेंगे। फिर हम अमेरिकी संविधान चर्चा करते हुए फिलाडेल्फिया सम्मेलन, संविधान वहाँ का लिखने की प्रक्रिया 1789, फिर फंडामेंटल राइट लिखने की प्रक्रिया 1787 में शुरू हुआ, फिलाडेल्फिया कन्वेंशन, फिर वहाँ पर संविधान को जो लागू किया गया 4 मार्च बाई 1789 और फिर वहाँ फंडामेंटल राइट जोड़ा गया 1791, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 और फिर एक और उसी के दौरान ह्यूमन राइट्स की घोषणा, मानवाधिकार और स्टार्टिंग में मैग्ना कार्टा। इन सभी टॉपिक को मिलाकर प्राचीन काल से लेकर एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से लेकर रेनेसा, पुनर्जागरण, वैज्ञानिक क्रांति, प्रबोधन होते हुए हम पहुंचेंगे मैग्ना कार्टा तक, फिर पहुंचेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट्री रिफॉर्म तक, फिर हम पहुंचेंगे अमेरिकन रेवोल्यूशन, उसके बाद हम देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन, ह्यूमन राइट्स और इस तरह से भारतीय संविधान तक हम आएंगे। ये आज के क्लास का एक मतलब जो मेन क्रक्स है, मेन स्टाइल है, उस पर हम आते हैं। ठीक, तो इसको आप बाद में लिख भी सकते हैं, कुछ आप इसको बाद में अपने YouTube पर देखते हुए उसको लिख सकते हैं। आप लाइव क्लास में इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइव क्लास इस क्लास में रहिए और आपको ज़्यादा एंजॉय आएगा। और देखिए आप, तो ये जो क्लास है तो हमने ये बताया कि आखिर में क्या कारण था। ठीक, आखिर में क्या कारण था इसको आप कमेंट बॉक्स में भी लिखते जाइए। जैसे मैं पूछूंगा कि मैग्ना कार्टा कब हुआ तो कब हुआ, उसको लिख के बताइए। वेरी गुड, वेरी नाइस, है ना। मैग्ना कार्टा उस समय कौन थे बताइए आप।
दूसरे स्टूडेंट ने लिखे। कौन थे वो? उस समय इंग्लैंड के किंग कौन थे? जॉन, जिन्होंने जनता को पहली बार एक राइट्स दिया जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। तो मैं बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप देखें। देखिए, जहाँ तक संविधान की बात है तो प्राचीन और मध्यकाल को हम लोग कुछ 5 मिनट में हम समेट लेते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा हम लोग को पढ़ना नहीं है। देखिए, अब शासन की जो अवधारणा है, शासन की जो संवैधानिक जो विशेषताएं हैं, तो हमारे हर काल में संविधान रहा है। ऐसा कोई नहीं कि आज पहली बार संविधान हुआ। प्राचीन काल में भी, जब प्राचीन काल में शासन की व्यवस्था क्या थी, मध्यकाल में क्या थी और आधुनिक काल में क्या होगी, ये आज विषय, इस पर हम चर्चा अभी कर रहे हैं। तो देखिए, प्राचीन काल में आप जानते हैं कि राजतंत्र था और मध्यकाल में भी राजतंत्र था, और दोनों में राजा प्रमुख होता था, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था। राजतंत्र ही वही हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होता था, वही हेड ऑफ द लेजिस्लेशन होता था, और वही हेड ऑफ द जुडिशरी होता था। तीनों शक्तियां एक व्यक्ति के आकर उसके अधीन गुलाम हो जाती थी, और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इसलिए प्राचीन काल में राजा को जो इच्छा होती थी, जो करने का मन होता था, वो राजतंत्र के अधीन करता था। चाहे उसका कुछ भी मन हुआ, किसी को फांसी देना दे दो, किसी पर हमला कर देना दे दो। मतलब कि उस समय की जो संरचना प्रशासन की थी, वो किसी भी प्रकार से वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। राजा किसी भी प्रकार से जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं था। राजा किसी भी इंस्टीट्यूशन के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं था। लेकिन उसकी जो शासन की जो अवधारणा थी, कुछ उस पर भी बाउंडेशन थे, और उस बाउंडेशन का आधार था धार्मिक किताबें, उस बाउंडेशन का आधार था नैतिकता, उस बाउंडेशन का एथिक्स, मोरल, है ना, और सामाजिक बंधन, और राजा की अपनी व्यक्तिगत हैसियत जो होती थी, उस बाउंडेशन का आधार होती थी। इसलिए जो प्राचीन काल में जो राजतंत्र होता था, उसकी संवैधानिक ढांचा उसी मोरल वैल्यू और उसकी मिलिट्री पावर पर आधारित होती थी। सेम चीज़ एक लाइन में कहें कि मध्यकाल में भी वही चीज़, यहाँ भी धार्मिक स्वरूप था, शासन में धर्म का काफ़ी हस्तक्षेप होता था। और जब हम अब आधुनिक काल की बात आते हैं, ये प्राचीन और मध्यकाल को हमने 1 मिनट में इसको समाप्त किया, अब सीधे सीधे आधुनिक काल में आ जाते हैं। तो आधुनिक विश्व की इतिहास जो शुरू हुआ, उसका संकल्पना पुनर्जागरण से हुआ। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, इसे आप डिटेल वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि पुनर्जागरण जब बस इसको थोड़ा सा मैं समझने का प्रयास करेगा, मैं डिटेल समझा नहीं पाऊँगा, क्योंकि इसके लिए अलग से क्लास, हिस्ट्री के क्लास में उसमें आपको आना पड़ेगा। लेकिन पुनर्जागरण एक शब्द में समझिए, ये क्या वर्ड लिखा हुआ है? जागरण, ठीक है ना। जागरण मतलब मैं जागा हुआ था। और फिर कह रहा है कि बीच में कुछ ऐसा है नहीं, जैसे आप लोग सोचते हैं कि किसी बच्चों को कहते हैं कि इसको मतलब अब दिमाग आया, मतलब पहले उसको कुछ समझा रहे होंगे और उसका मन मस्तिष्क कह रहा है पहले अच्छा था, कुछ स्टूडेंट के साथ संगत में गया और बुरा हो गया, लेकिन आप उसको समझाते गए नहीं माना, तो फिर कुछ ऐसी घटना घटी, उसको ठोकर लगा कि वो फिर से उन चीज़ों को छोड़कर फिर पुराने व्यक्तित्व पर आ जाता है, फिर से पढ़ाई चालू हो जाता है। तो आप क्या कहते हैं? आप कहते नहीं, ये तो पहले ठीक था, बीच में बिगड़ गया और पुनः ये ठीक हो गया। इसी को पुनर्जागरण आप समझिए। मतलब कि हमारी जो प्राचीन धार्मिक व्यवस्थाएं थी वो अच्छी थी, बीच में मिडल में फ्यूडल स्टेज में ये व्यवस्थाएं, फ्यूडल स्टेज में जो अंधकाल था उसमें धर्म का काफ़ी बोलबाला हुआ, सामंती मूल्य आ गए, फ्यूडल एथिक्स आ गया और काफ़ी मतलब बहुत ही बुरी स्थिति हो गई। तो इस पर धर्म का पूरा आवरण मध्यकाल में आ गया। लोग धर्म से शासन की व्याख्या करने, धर्म से डराने लगे। चर्च जो थे वो घुसखोरी का अड्डा हो गए थे, वहाँ पर अनैतिक कार्य होने लगे थे, धर्म के जितने पुरोहित थे सब अनैतिक कार्यों में बिजी थे। तो जनता में इतनी बेचैनी हो गई। और उसी समय जहाँ तक मैं 15वीं शताब्दी में 1453 के आसपास प्रिंटिंग प्रेस का विकास हो गया, और प्रिंटिंग प्रेस के विकास होने से धर्म की किताबें चर्चों से, मंदिरों से, वहाँ से बाहर आम लोगों पर पहुँच गई, और वो लोग धर्म की चीज़ों के बारे में जानने लगे कि धर्म तो केवल नैतिकता से जुड़ा हुआ है, धर्म का कर्मकांड से कोई मतलब नहीं है, धर्म आस्था पर जुड़ा हुआ है, धर्म सरल है, कर्मकांड सरल है,
पूजा ही सबसे अंतरात्मा को शुद्धिकरण का रास्ता है। और ये जितने सर्कुलर हैं, जितने कानून हैं जो चर्च के द्वारा, जो धार्मिक संस्थाओं के द्वारा जो बनाए गए हैं, वो अपने हित में हैं। कहीं भी मौलिक बुकों में, फंडामेंटल किताबों में, कहीं भी उनको क्लासिकल बुक्स में कहीं भी इस तरह के प्रतिबंधों की चर्चा नहीं है। तो ये कब आया? ये आपको लगभग 17वीं-16वीं शताब्दी में ये विचारधारा बनी और इसी विचारधारा को लोग पुनः अपने जो सरल तरीके पे धर्म के रूप में आ गए और पुनः आ गए, और इसी को फिर से उन्होंने धर्म के पुनः व्याख्या होने लगी, स्वतंत्र मानसिकता का विकास होने लगा, गतिशीलता बढ़ने लगी, गतिजन्य समाज का निर्माण होने लगा, सोच उनका थिंकिंग एलोबरेट होने लगा और लोग सोचने लगे धर्म बंधन नहीं है बल्कि धर्म आनंद का चीज़ है, आत्मिक शांति का चीज़ है और धर्म हमें कहीं रोकता नहीं है। ये जो थॉट डेवलप हुआ, इसी थॉट को एक सरल अर्थों में समझने की पुनर्जागरण। फिर इसी को लेकर जब गतिशीलता हुई तो अनेक वैज्ञानिक आविष्कार हुए, उत्पादन के साधन बदल गए, उत्पादन के संसाधन बदल गए, प्रोडक्शन के टूल्स बदल गए। अब पहले एक ही आधार तक कृषि, अब उद्योग धंधों का निर्माण में मशीनों का योगदान बढ़ गया। प्रोडक्शन पहले लिमिटेड होते थे, अब प्रोडक्शन बढ़ गए, उत्पाद बढ़ गए। तो इस वैज्ञानिक क्रांति ने व्यापार वाणिज्य के सिद्धांतों को बदल दिया। और इस वैज्ञानिक क्रांति ने फिर प्रबोधन, कुछ जो कि सब विज्ञान का सबसे बड़ा आधार क्या है? रीजन, तर्क। अब ये लोग हमेशा तर्क का यूज करने लगे कि राजा है तो क्यों उसी का चलेगा, राजा है तो क्यों उसी सारी ताकत उसी के पास क्यों होगा। मैं वैज्ञानिक क्रांति से क्या हुआ, जिससे सीधा का सीधा संबंध संविधान से जुड़ा हुआ है। शायद इस पर आप लोग को आश्चर्य होगा कि वैज्ञानिक क्रांति से संविधान का रिलेशन क्या है। तो वैज्ञानिक क्रांति से संविधान का बहुत बड़ा रिश्ता है। ये जो मैं अभी क्लास दे रहा हूँ, ये सामान्यतः किताबों में आपको नहीं मिलेंगी। और इस क्लास का मीनिंग यही है कि संविधान को प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से हम कैसे उसको समझ सकते हैं। तो वैज्ञानिक क्रांति में क्या हुआ, क्या होगा विज्ञान से, कि एक मशीन उत्पादन में बहुत ज़्यादा योगदान देता है और उस मशीन ने फैक्ट्रियों, बाजारों, उत्पादन के साधनों को बदल दिया। अब यहाँ पर जो पहले एक ही दो वर्ग था, एक राजा थे, दूसरे होते थे कृषक और कुछ व्यापारी होते थे। तो सिंपल से समाज में दो ही वर्ग थे। लेकिन वैज्ञानिक क्रांति ने फैक्ट्रियों का आविष्कार कर दिया, प्रोडक्शन मैनेजर का आविष्कार कर दिया, केमिस्ट का आविष्कार कर दिया, केमिस्ट बनने लगे लोग, मार्केटिंग एजेंट बनने लगे लोग, मैनेजमेंट के लोग बनने लगे, व्यापार वाणिज्य बढ़ने लगा, मार्केट बढ़ने लगा, जॉइंट कंपनियां खुलने लगी, पूंजी, स्टॉक पूंजी का निर्माण होने लगा। और इस तरह से पहली बार ऐसे समाज का निर्माण हुआ जो हल नहीं चला रहा है, जो खेती नहीं कर रहा है, बल्कि उद्योग धंधे, बाजार, व्यापार वाणिज्य, मर्केंटाइल, इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडस्ट्रियलाइज, लेबर, वर्कर, सबका निर्माण हुआ। तो इसमें एक वर्ग पैदा हुआ जिसका नाम था मिडिल क्लास, मध्य वर्ग। मध्य वर्ग कहाँ था पहले बताइए? प्राचीन काल में मध्य वर्ग कौन थे? बहुत लिमिटेड थे, वो भी जमींदार सामंत इस तरह से थे। तो एक ऐसे वर्ग को, ये मध्य क्या हुआ? विज्ञान की पढ़ाई करने लगा। ये मध्य क्या हुआ? केमिस्ट बनने लगा, बाजार का बनने लगा, एजेंट बनने लगा। तो एक बहुत बड़ा समूह, और ये एक जगह से दूसरे से जाने लगा, ये अस्थायी नहीं रहने लगा, परमानेंट नहीं लगा। इसलिए राजा को अब एक चीज और मिल गई, एक तो एक मिडिल क्लास, और राजा क्या कि एक मिडिल क्लास के जन्म होने से राजा इन पर टैक्स इंपोज करने लगा। मिडिल क्लास पर राजा जब टैक्स इंपोज करने लगा, जब कर उस पर आरोपित करने लगा, तो ये मध्य वर्ग, चूंकि ये वैज्ञानिक क्रांति की उपज था ये मध्य वर्ग, तो इन लोगों ने कहा कि राजा क्यों हमारा मालिक है, ऐसी संस्था क्यों होनी चाहिए। जब हम कमाते हैं, हम प्रोडक्शन करते हैं, तो एक व्यक्ति उस सारे टैक्स का मालिक हो, कोई रूल नहीं हो, कोई रेगुलेशन नहीं हो, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, उस टैक्स का जनता के लिए यूज हो या न यूज हो। लुई 16 कहता है आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ, नथिंग बियॉन्ड मी। तो फिर इस तरह की विचारधारा थी, तो इसलिए एक समाज बनने लगा और कई दार्शनिक पैदा होने लगे। और इन विचारों को जो चिंतक हुए, इस वैज्ञानिक क्रांति के बाद जो आइडियोलॉजी आई, जो इस समय जो चिंतक हुए, इस विचारधारा को जो फैलाने लगे, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार ने इस विचारधारा को फैलाने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, साहित्यकार होने लगे, वैज्ञानिक। तो इन वैज्ञानिक विचारधारों को जो फैलाने वाले जो चिंतक हुए है ना, उन्हें प्रबोधन काल का चिंतक कहा जाता है। और इस विचारधारा को
जिन समूहों ने इस विचारधारा, इस सोच को ही प्रबोधन कहा गया। इस युग में आपको 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में प्रबोधन की विचारधारा आई। 1750 आसपास के काफी प्रबुद्ध चिंतक उत्पन्न हुए और उन्होंने प्राचीन संस्थाओं पर सीधा सीधा प्रश्न करते हुए हमला करना शुरू किया और इन प्रश्नों को मध्य वर्ग के लोगों ने बड़े ही आसान तरीकों से अपने हाथों हाथ लिया, उस आसान तरीकों से उसको उठाया और जनता के सम्मुख रखना शुरू कर दिया। बहुत बड़ा इन्हें समर्थन मिलने लगा, एक विचारधारा बनने लगी और इसी में रूसो ने इसमें आपको रूसो ने एक पुस्तक लिखी और एक सिद्धांत दिया उसने, है ना, उनका सिद्धांत का जनरल विल। उन्होंने सामान्य इच्छा की बात की और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की बात की। तो सामान्य इच्छा, रूसो को आपको एक तरह से लोकतंत्र के बहुत बड़े पुरोधा के रूप में जाना जाता है, प्रजातंत्र के फादर ऑफ, है ना, प्रजातंत्र के पिता के रूप में जाना जाता है। तो रूसो ने एक पुस्तक लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने लिखी जनरल विल की एक अवधारणा कि जो जनरल विल मतलब जो हमारी इच्छा, आपकी इच्छा, उसकी इच्छा, जो अच्छी इच्छा है उस सब में पाई जाती है, बुरी इच्छा किसी में पाई जाती है और किसी में नहीं पाई जाती है। तो जनरल जो विल है उसी से डेमोक्रेसी पैदा हुआ, उसी से प्रजातंत्र पैदा हुआ, उसी से चुनाव पैदा हुआ, उसी से विधायक। कैसे? जैसे आप किसी से पूछेंगे कि क्या चोरी करना सही है कि गलत, तो आप 10 आदमी से पूछेंगे तो सब बोलेगा कि नहीं, चोरी करना गलत है, चोरी करना गलत है, सब बोलेंगे। एक आध बोल सकता है चोरी। तो जनरल विल क्या हुआ? चोरी करना गलत है, इस पर कानून बन सकता है। ये कानून क्या हुआ? जनरल विल हुआ, डेमोक्रेटिक हुआ, लोकतांत्रिक हुआ और विधि का निर्माण समान इच्छा के आधार पर किया जा सकता है। लेकिन जनरल विल के लिए फिर इंस्टीट्यूशन चाहिए, संस्थाएं चाहिए। मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विकेंद्रीकरण करो, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का निर्माण करो। और ये चीज जनता को अच्छी लगने लगी और इन सब बातों को लेकर जो जो चीज रोड़े थे, जो जो इनमें इन राहों में जो जो अटकने थे, उसके खिलाफ जनता उठ खड़ी हुई और फिर जाकर आपको तमाम क्रांतियां हुई। तो इस प्रकार से ब्रिटेन का अमेरिकन क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये सारे। लेकिन सबसे पहले अगर जनता के अधिकारों की बात जो शुरू हुई प्राचीन मध्यकाल के बारे में, तो सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ 1215 में, जब ब्रिटेन में जनता ने राजा से, वहाँ के किंग से, उस समय जो किंग ऑफ इंग्लैंड थे, है ना, उनका नाम था जॉन और जिनका ड्यूरेशन था 1199 से लेकर 1216, जो आपके 1199 से लेकर 1216 तक ब्रिटेन के किंग थे। और जनता ने अपने अधिकारों की मांग की और एक बहुत बड़ा चार्टर दिया गया, है ना, जनता को। ये पहली बार था कि एक राजतंत्र के द्वारा एक लीगल चार्टर दिया गया और वो किंग ऑफ इंग्लैंड के थे जॉन। उस समय जो जॉन वहाँ के राजा थे और जनता को उन्होंने जो अधिकार दिया, उस अधिकार को मैग्ना कार्टा, मतलब ये इतिहास में मिरेकल था, एक बड़ा बड़ा चेंजेस था कि जनता को पहली बार एक लीगल राइट मिला कि तुम्हारे ये अधिकार है। और उसकी गारंटी कौन लिया? खुद वहाँ का राजा। और इस तरह से जो पहली बार किसी को बहुत बड़ा एक परिवर्तन होते हुए, एक परंपरागत अधिकारों को छोड़कर, परंपरागत व्यवस्थाओं को छोड़कर एक नई कोई व्यवस्था, एक नई व्यवस्था का निर्माण, एक नए अधिकार की जब बात होती है तो उस चीज़ को, उस व्यवस्था को मैग्ना कार्टा शब्द दिया गया। जैसे हमारे क्या प्राचीन शिक्षा, गीता, पुराण, कुरान, ये सब था। लेकिन जब अंग्रेज आए तो वुड्स डिस्पैच के द्वारा हमारे यहाँ पाश्चात्य शिक्षा और आधुनिक शिक्षा की नींव डाली गई, कॉलेज, विश्वविद्यालय की नींव डाली गई और इसलिए हमारे आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड्स डिस्पैच को कहा गया। उसी तरह से जनता के अधिकारों को पहली बार इंग्लैंड के सम्राट जॉन ने 1215 में हैंड ओवर किया, उनको दिया और उसकी गारंटी खुद लिया। और ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी चेंजेस था हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में। इस प्रकार से मैग्ना कार्टा 1215 में मैग्ना कार्टा, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट के चैप्टर क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। फंडामेंटल राइट के चैप्टर क्या बुलाता है? मैग्ना कार्टा। तो इस प्रकार से संविधान में अधिकारों की बात होती है। तो पहली बार अधिकार 1215 में जॉन के द्वारा गया, किंग ऑफ इंग्लैंड। और उसके बाद इसका सकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट में लगातार आंदोलन होते रहे। राजतंत्र से धीरे धीरे अधिकारों का ट्रांसफर संसदीय व्यवस्था में होने लगा और ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने अपने नागरिकों को बहुत सारे राइट्स दिए। लेजिस्लेचर का निर्माण, पार्लियामेंट्री सिस्टम वहाँ डेवलप हुआ। आज राजतंत्र जरूर है, लेकिन पूरे विश्व में पार्लियामेंट्री सिस्टम का अगर कोई एग्जाम्पल है तो वो ब्रिटेन है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का एग्जाम्पल है वो ब्रिटेन है। तो इस प्रकार से संसदीय
व्यवस्था पार्लियामेंट्री सिस्टम का ब्रिटेन है। तो हमारे के यहाँ सबसे पहली बार जो संवैधानिक संस्थाओं का विकास हुआ वो एक ट्रेडिशनल वे में हुआ, पार्लियामेंट में हुआ, इसलिए वहाँ पर पहले संवैधानिक संस्था बनने लगी, फिर उसका लीगल इंटरप्रिटेशन और लिखा गया। इसलिए जो ब्रिटेन में संविधान अलिखित है, अनरिटन फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका कारण क्या है? अनरिटन फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन का ये कारण है कि ब्रिटेन में पहले संविधान नहीं लिखा गया, पहले वहाँ इंस्टीट्यूशन लिखा गया, और इंस्टीट्यूशन बनता है, आविष्कार होता गया, इसलिए पहले लिखना संभव नहीं था। इसके बाद जो विकास की परंपरा शुरू होती है वो आप अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन से होती है, और अमेरिकन फ्रेंच रेवोल्यूशन होते हुए आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे का संवैधानिक विकास है उससे ये आकर जुड़ जाता है। तो इसका अगला क्लास हम अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन से हम लोग देखेंगे, फिलाडेल्फिया कन्वेंशन देखेंगे, थॉमस जेफरसन के बारे में देखेंगे, हम लोग फंडामेंटल राइट्स जो कैसे ऐड हो उसके बारे में देखेंगे, और किस प्रकार से अमेरिका में संविधान लागू, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, और इसका इम्पैक्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन पर पड़ा। वहाँ पर मानव अधिकारों की स्वतंत्रता, समानता जैसे सिद्धांतों की चर्चा हुई, फिर वहाँ पर क्रांतिय रेवोल्यूशन हुआ, वहाँ पर संविधान विकसित हुआ, और वर्ल्ड के यूरोप के सारे देशों में हुआ, और भारत आज़ाद हुआ, तो उसी ढांचों को हमने सिंपल वे में अडॉप्ट कर लिया। इस प्रकार से हमारा ये क्लास नेक्स्ट कड़ी में जुड़ जाएगा। आप लोग थैंक्स आप लोग को मेरा क्लास देखने के लिए, और नेक्स्ट डे फिर मैं 4 PM में इसी टाइम में आपसे लाइव रहूँगा, आपसे मिलूँगा। धन्यवाद।